किया गया है। पंचायत चुनाव पर रोक लगाई गई है हाईकोर्ट की तरफ से। नैनीताल हाईकोर्ट ने जो है ये रोक लगाई है। राज्य में पंचायत चुनाव पर रोक लगाई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अमित चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी है, किन कारणों की वजह से जो है पंचायत चुनाव पर रोक देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं मैं, नैनीताल हाईकोर्ट की तरफ से सबसे बड़ी खबर है उत्तराखंड के लिहाज से। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की जो सरकार ने यहाँ पर अधिसूचना जारी करके यहाँ पर चुनाव की तारीख को ऐलान कर दिया गया था, उस चुनाव में अब फिलहाल हाईकोर्ट के द्वारा रोक लगा दी गई है। और रोक लगाने का सबसे बड़ा कारण रोटेशन प्रक्रिया को लेकर के है। रोटेशन प्रक्रिया को चुनौती देते हुए याचिका करता है बागेश्वर के निवासी है गणेश दत्त कांडपाल, और उनकी तरफ से याचिका दायर करके कहा गया था कि 9 जून 2025 को एक आदेश जारी कर पंचायत चुनाव के लिए जो नई नियमावली बनाई गई है और साथ ही 11 जून को आदेश जारी कर दिए गए हैं। और पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण रोटेशन को शून्य घोषित करते हुए इस वर्ष से नया रोटेशन लागू का निर्णय लिया गया है, जो गलत है। जबकि हाईकोर्ट ने पहले से इस पर मामले में दिशा निर्देश भी दिए थे, उसके बावजूद सरकार ने इसको दरकिनार करते हुए यहाँ पर बगैर आरक्षण रोटेशन को लेकर के यहाँ पर जो चीजें वो करी। और उसके साथ ही यहाँ पर तमाम तरीके से अब जो यहाँ पर हाईकोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है और याचिका करता था कि साहब कहता था कि जो आरक्षण यहाँ पर पिछले 3 बार से था, लेकिन अमित, यहाँ पर सवाल ये भी है कि रिजर्वेशन पर स्थिति साफ क्यों नहीं हो पाई है? जो आरक्षण की बात की जा रही है, आरक्षण पर स्थिति साफ क्यों नहीं हो पाई है? रिजर्वेशन क्यों नहीं जो है अभी तक जो है यहाँ पर इन चुनावों के बीच में किया गया? क्या कारण? आपको बता दूं, आरक्षण को लेकर के सरकार लंबे समय से यहाँ पर जो है कार्रवाई कर रही थी, लेकिन यहाँ पर सरकार की तरफ से वो चीज नहीं हो पाई। और आरक्षण रोटेशन की प्रक्रिया होती है जिसमें सरकार ने वो रोटेशन यहाँ पर दोबारा से लागू कर दिया। उसमें जो आरक्षण फिलहाल जो पिछले 3 बार से जो था उसी पे ही चुनाव कराने को लेकर के यहाँ पर लिस्ट जारी कर दी गई। लेकिन जो याचिका करता था वो कहना था कि आरक्षण रोटेशन नए तरीके से लागू करने के कारण जो यहाँ पर आरक्षण है वो यथास्थित रहेगा, जिस कारण कई लोग ऐसे हैं जो क्या आगामी डेट कोई इस पर स्थिति साफ हो पाई है? देखिए मैं आपको बता दूं, हाईकोर्ट ने इसका संज्ञान लिया। फिलहाल अभी उत्तराखंड के अंदर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव फिलहाल यहाँ पर रोक लगा दी गई है। अब आगे सरकार से जवाब इसमें मांगा है, सरकार इसमें क्या जवाब देती है आरक्षण को लेकर के, ये देखने वाली बात होगी। उसके बाद ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर सरकार की तरफ से कोई यहाँ पर जवाब दिया जाएगा। उसके बाद हाईकोर्ट की तरफ से इसमें जो है अगला निर्णय दिया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए अमित। लेकिन आगामी जो है ऑर्डर तक, आदेश तक जो है ये रोक, यहाँ पर रिजर्वेशन, इसकी बड़ी वजह बताई जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार पहुंचकर जगतगुरु आश्रम पहुंचकर शंकराचार्य राजराजेश्वरा आश्रम से आशीर्वाद लिया है और इसके बाद उन्होंने भारतीय मजदूर संघ के 70वें स्थापना दिवस के समापन समारोह ने जो है भाग लिया है। सीएम धामी ने कहा कि भारतीय मजदूर संघ मजदूरों और उद्योगों के बीच में सामंजस्य स्थापित कर दोनों के विकास के लिए कार्य कर रहा है। और भारतीय मजदूर संघ के 70वें स्थापना दिवस पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय मजदूर संघ मजदूरों के लिए और उसके साथ साथ उद्योग दोनों के विकास में एक अच्छा जो है समन्वय बना रहा है। भारतीय मजदूर संघ मजदूरों के लिए और उसके साथ साथ उद्योगों के लिए दोनों के विकास में एक अच्छा समन्वय बना रहे, उसके लिए काम कर रहा है। और हमारा भी प्रयास है कि हमारे श्रमिकों को सभी अच्छी सुविधाएं मिले। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के आजादी के इस कालखंड में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। उनके परिवारों के कल्याण की चिंता की गई है, उनके उत्थान की चिंता की गई है। उत्तराखंड में भी हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं जिससे कि सब लोग मिलकर जो हमारा उत्तराखंड को एक समृद्ध और देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प, उसमें हमारे श्रमिक भाई भी अपना योगदान दें। और भारतीय मजदूर संघ इस दिशा में निरंतर काम कर रहा है, उनको एक दिशा मिल रही है। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जो कार्य प्रारंभ हुआ था 1955 से, अब अनवरत रूप से जारी है। हमारे मुख्यमंत्री जी का
अब तक 33 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। उत्तराखंड में गतिमान चारधाम यात्रा पर सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा लगातार नए रिकॉर्ड जो है बना रही है। लगातार बड़ी संख्या में यात्री चारधाम यात्रा के अलावा उत्तराखंड के अन्य दर्शनीय स्थलों के भी दर्शन कर रहे हैं और साथ ही कांवड़ यात्रा भी शुरू होने जा रही है। ऐसे में जो है जिसके लिए उत्तराखंड सरकार पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रही है और जल्द ही उनके द्वारा कांवड़ मेले को लेकर समीक्षा बैठक ली जाएगी। चारधाम यात्रा इस समय चल रही है और पूरा हमारा पर्यटकों का ये सीजन हो रहा है और इसमें बड़ी संख्या लगभग 33 लाख लोग चारधाम यात्रा में अभी तक दर्शन कर चुके हैं। इसी प्रकार जो हमारे अन्य भी डेस्टिनेशन है वहां भी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, चाहे कार्तिक स्वामी हो, जगन्नाथ जी का उत्तरकाशी का मंदिर हो, हरसिल मुखवा का क्षेत्र हो, हर एक क्षेत्र इस समय जो है हमारा भरा हुआ है। और कांवड़ यात्रा हर वर्ष हम उसके लिए पहले से तैयारी करते हैं। उसके लिए जल्दी ही मैं अपने स्तर पर भी समीक्षा करूंगा प्रत्येक वर्ष की भांति, जिससे कि वो अच्छा हो। उत्तराखंड में मानसून दस्तक दे चुका है और मानसून से पहले धामी सरकार सभी तैयारियां पूरी कर चुकी थी। और आपको बता दें कि सीएम ने आपदा प्रबंधन विभाग, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ समेत कई विभागों को जो है मानसून में अलर्ट रहने के निर्देश दिए थे। आपको बता दें कि उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है। मानसून यहां पर बारिश के साथ साथ कई हादसे भी लेकर आता है। बारिश के कारण पहाड़ों से चट्टानें दरक कर रास्ते बंद कर देती हैं और कई बार बड़े हादसे कई लोगों की जान भी ले लेते हैं। मानसून पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार मानसून को लेकर भी तैयार है। उत्तराखंड में मानसून के दौरान कई दैवीय आपदाएं देखने को मिलती हैं। मानसून को लेकर हम पहले ही मॉक ड्रिल भी कर चुके हैं और अभी कुछ लगातार 2-3 बैठकें मैं अपने स्तर से कर चुका हूं सभी जिलाधिकारियों के साथ। भारत सरकार की जो एजेंसियां एनडीआरएफ है, हमारे राज्य की एसडीआरएफ है, अन्य आपदा प्रबंधन से समन्वय करने वाले हमारे जिलों की टीम है, सभी लोगों के साथ हमारी बातचीत हो गई है। और प्रत्येक वर्ष हमको मानसून के समय में किसी न किसी प्रकार की आपदा का सामना करना पड़ता है। जैसे हमने पिछले सालों में हरिद्वार में यहाँ अत्यधिक बारिश और अत्यधिक जल भराव के कारण से बाढ़ की स्थिति का सामना करना पड़ा था हरिद्वार उधम सिंह नगर में। और हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में चाहे वो ऋणी की आपदा हो, चाहे वो केदारनाथ घाटी में आई आपदा हो, पिछले वर्ष हमारा घनसाली क्षेत्र में बादल फटने की घटना हो, ऐसी अनेक घटनाएं हमारे सामने आती हैं। कहीं भूस्खलन होता है। तो हम आपदाओं को रोक तो नहीं सकते, लेकिन आपदाओं के प्रभाव को बहुत कम कर सकते हैं। उत्तराखंड की राजधानी इस बार नेशनल आइस स्केटिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कर रही है और 25 जून से स्केटिंग चैंपियनशिप का आगाज हो रहा है, जिसमें देश भर के 16 राज्यों से करीब 450 खिलाड़ी और 150 से ज्यादा स्टाफ हिस्सा लेने देहरादून पहुंच रहे हैं। आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इस आयोजन के लिए देहरादून में विशेष ट्रेनिंग कैंप लगाए हैं, जहां पर युवा खिलाड़ी बर्फ पर अपनी तेज रफ्तार और बैलेंसिंग स्किल्स को निखार रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। आईएफएस समीर सिन्हा को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। हेड ऑफ फॉरेस्ट किए गए नियुक्त 1990 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं समीर सिन्हा। समीर सिन्हा को लेकर बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। 1990 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं जिनको हेड ऑफ फॉरेस्ट नियुक्त किया गया है। बड़ी जानकारी आईएफएस समीर सिन्हा को लेकर अब तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आईएफएस समीर सिन्हा को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। नई कमान उनके कंधों पर डाली गई है। 1990 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं जिनको हेड ऑफ फॉरेस्ट नियुक्त किया गया है। फॉरेस्ट विभाग में जो है उन्हें हेड ऑफ रखा गया है, हेड रखा गया है, हेड ऑफ फॉरेस्ट उनको बनाया गया है, उनको नियुक्ति।
खबरों में आगे बढ़ते हैं और अभी आपने देखा कि उनको किस तरीके से जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन बहरहाल उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है और इसको लेकर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण माहरा की अध्यक्षता में सभी वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के साथ में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है और बैठक में कांग्रेस के पंचायत चुनाव जीतने के लिए 3 चरणों की रणनीति तैयार की गई है। करण माहरा ने बताया कि पंचायत चुनाव को लेकर कहां पर क्या हालात हैं, इसको लेकर भी बैठक में चर्चा की गई। नियुक्त हुए हैं उसमें 3 चरणों में काम करने की तय हुई है, जिसमें पहला चरण होगा जो ग्राम सभा और बीडीसी मेंबर्स तक की स्थितियों को चेक करेगा, वहां हमको कैसे किस तरीके से काम करना है, कैसे सामंजस्य बैठाना है। उसके बाद जिला स्तर के जो हमारे पदाधिकारी वो उनको कोऑर्डिनेट करेंगे और सारे पूरे घटनाक्रम को या पूरे चुनाव को देखने का काम जो है फिर जो राज्य स्तर के हमारे प्रभारी वहां भेजे जा रहे हैं जिले स्तर पे, वो लोग उनको देखेंगे और जो लास्ट स्क्रूटनी होगी वो पीसीसी लेवल पे की जाएगी, जिसमें जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के विषय में चर्चा होगी। उधर उत्तराखंड में विद्यालयों की शिक्षा की दुर्दशा और राज्यों के 1488 स्कूलों को बंद करने के मामले पर जो है कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जो स्कूलों के छात्र संख्या लगातार गिर रही है उसके लिए पूर्ण रूप से प्रदेश की भाजपा सरकार जिम्मेदार है। धस्माना ने कहा कि राज्य के शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी जवाब दें कि पूरे राज्य के इंटर कॉलेजों और हाई स्कूल में प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापकों और प्रवक्ताओं के साथ साथ एलटी के कुल कितने स्वीकृत पद इस समय रिक्त हैं। पूरे प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था जिस प्रकार से चौपट हो रखी है उसमें और पलीता लगाने का काम अब राज्य की सरकार क्लस्टर स्कूल पॉलिसी जो लाई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत एक शिगुफा छोड़ा गया है कि राज्य भर में सरकार क्लस्टर स्कूल बनाएगी और क्लस्टर स्कूल बना करके 30 किलोमीटर के दायरे में जितने हाई स्कूल और इंटर कॉलेजेस होंगे वो क्लस्टर स्कूल्स में मर्ज कर दिए जाएंगे और वो स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। पूरे प्रदेश के अंदर जनपद वार जिन स्कूलों को चिन्हित किया गया है क्लस्टर स्कूल में मर्ज करने का, समायोजित करने का, उनकी पूरी संख्या राज्य भर में लगभग 1488 स्कूल ऐसे हैं जो इससे प्रभावित होंगे और बंद हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं उत्तराखंड के सह प्रभारी पनेन्द्र भारद्वाज ने देहरादून स्थित प्रेस क्लब में जो है एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राज्य सरकार पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में शासन प्रशासन का हर स्तर भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है और अधिकारी से लेकर मंत्री तक सभी इस गोरखधंधे से जो है संलिप्त हैं और कहां के साथ ही उन्होंने बताया कि हरिद्वार में हुए जमीन घोटाले में जिलाधिकारी स्तर के अधिकारी शामिल हैं और सरकार ने इस पर कोई सख्त कदम नहीं उठाया। उन्होंने राज्य के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर भी हमला बोलते हुए कहा कि वे जो है आय से अधिक संपत्ति और सैन्य धाम घोटाले में घिरे हुए। देखिए 2-3 प्रमुख मुद्दे थे। पहला, जिस तरीके से अभी उत्तराखंड में जो एक करप्शन की सरकार चल रही है, करप्शन का मॉडल पूरे उत्तराखंड में धामी सरकार का आज ये हाल है कि नैनीताल हाईकोर्ट को भी उत्तराखंड सरकार के एक मंत्री के खिलाफ जांच के आदेश देने पड़े, उनसे जवाब तलब किया गया। तो मेरा ये मानना है कि अगर किसी मंत्री के खिलाफ अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है और किसी मंत्री के खिलाफ अगर जांच की बात कही है, जवाब तलब किया गया, तो पहले उस मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए था। गणेश जोशी जी का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ अब तक? क्यों पुष्कर सिंह धामी और भारतीय जनता पार्टी गणेश जोशी जैसे करप्ट आदमी को बचा रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और नैतिकता के आधार पर गणेश जोशी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए था। पदाधिकारियों से आपका परिचय कराना चाहूंगा। मेरे भाइयों,
उधर देवप्रयाग के टिहरी स्थित हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय और शैक्षणिक क्रियाकलाप केंद्र चौरास में जो है साहित्य, संस्कृति और विज्ञान का समन्वय करते हुए धरोहर संवाद 2025 कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने किया। धरोहर संवाद में उत्तराखंड के शिल्प, परंपरागत मेलों और सांस्कृतिक और धार्मिक यात्राओं के साथ नालों धारों को जो है रामलीलाओं का धरोहर घोषित करने का प्रयास सरकार को सौंपा गया है। धरोहर संवाद का शुभारंभ करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस न्यास द्वारा संपूर्ण प्रदेश में गोलज्यू यात्रा शुरू की गई है और अपनी लोक संस्कृति और परंपराओं के संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। हमारी सरकार उत्तराखंड की लोक संस्कृति का प्रतीक ढोल दमों के संरक्षण के लिए इन वाद्यों के वादकों को निःशुल्क ये वाद्य उपलब्ध करा रहे हैं। अपनी धरोहर न्यास के जितने पदाधिकारी हैं उनको राज्य सरकार की ओर से, गढ़वाल विश्वविद्यालय की ओर से और अपनी ओर से बहुत बधाई दे रहा हूं कि वो उत्तराखंड की संस्कृति पे, उत्तराखंड की परंपराओं पे, उत्तराखंड की विरासत पे, उत्तराखंड की जो हमारे विरासत है उस पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आज उनका यहाँ पे 2 दिन का कार्यक्रम चल रहा है। आज उन्होंने मुझे भी यहाँ पे बुलाया था और मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने पूरे प्रदेश में एक गोलजू यात्रा का एक अभिनव प्रयोग किया है। हमारे जितने मंदिर हैं, हमारे जितने जागर परंपराएं हैं, हमारे जितने जो है धरोहर हैं, उनके संरक्षण के लिए उनकी संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं संस्था को ढेर सारी बधाई देता हूँ। निश्चित तौर पर अपनी धरोहर को बचाने के लिए जो हमने पहल की है, निश्चित तौर पर आपने देखा, मैं कह सकता हूँ कि वाद्य यंत्र आप देख लीजिए, हम भी राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्ति हैं, हम भी अगर किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो 2 या 3 दिन बाद भी किसी गांव के, हमारे गांव में दूसरे गांव से मंगाते हैं। तो आज आवश्यकता है इसको रोजगार के रूप में लेने की, आज आवश्यकता है इसके प्रचार प्रसार हमारी सरकार जो कर रही है। और निश्चित तौर पर जो है, जैसे माननीय मंत्री जी ने कहा कि ये ढोल डमों की जो विधा, जो म्यूजिक जो बच्चे सीखेंगे उनको सिखाने का काम करेंगे। और वास्तव में हमारी मूल जड़ यही है, हमारी मूल आवश्यकता यही है। और आने वाले समय आप देखिए कि आज तो टेलीकॉम का, डिजिटल का जमाना चल गया है, आज टेलीफोन का जमाना है। लोग कहते थे बारात कहाँ पहुंची, ढोल वाला जो ढोल बजाता था तो लोग कहते हैं बारात उस खाल में चल रही है। अपनी धरोहर न्यास द्वारा उत्तराखंड की संस्कृति संरक्षण को लेकर के यह विगत 3 वर्षों से इस काम को अपनी धरोहर न्यास कर रही है, जिसमें गोलजू संदेश यात्रा से लेकर के जब हम लोग गांव गए तो कहीं ना कहीं उसमें इस बात का अभाव रहा कि यहाँ के जो साहित्यकार हैं वो उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो हमने उस यात्रा के बाद में, उस बैठकों के बाद में, अधिवेशनों के और प्रवासी सम्मेलनों के बाद में हमने 3 सालों में ये पाया कि एक प्रबुद्ध लोगों का सम्मेलन होना चाहिए और उस सम्मेलन में जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसके बाद उसको हम धरातल पे उतारेंगे। जैसे अभी आप लोग ने देखा कि जिन्होंने स्मृति चिन्ह बनाया है वो गाँव में रह करके इस काम को वो करते हैं। आज उनको हमने आगे लाने की कोशिश की, माननीय मंत्री जी ने उसकी घोषणा भी करी है। हमारे टिहरी बांध परियोजना के अधिशासी निदेशक है, उन्होंने भी उसको सराहना करते हुए आगे को उसको प्रमोट करने का काम किया है। अब ऐसा है, ये हमारी परंपरा की रिवाज है, हम बचपन से यही काम करते रहते हैं, बचपन से ये काम करते हैं। मेरा ये लड़का है, ये भांजा है, वो छोटा वाला नाती है, ये नाती है मेरा। मैं इस पीढ़ी में खुश रहता हूँ। जब से मैं ये अपनी धरोहर में जोड़ा तब से मेरा ठीक हुआ है। सारे उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में मुझे बुलाया जाता है। ये ढोल दमाओ, ये 2 बड़ी चीज है। ये ढोल दमाओ ये लुप्त हो रहा है। ये बड़े देवी देवताओं के वहां बजता है। ये खाकर बनते हैं, ये इसका जीवर होता है, ये दमुआ बनते हैं, इनका जोड़ा होता है। इसलिए हम इस धरोहर को आगे बनाने के चक्कर में है, लेकिन सरकार हमारी तरफ कोई नहीं देखती है। मेरे पे 12 ढोल है, 24 दमुआ है, उसको रखने के लिए जगह नहीं है। ये नहीं है खाल ढोने के लिए पैसे नहीं, मैं गरीब आदमी हूँ, लेकिन इस धारा में लगा हो, लेकिन सरकार हमारी तरफ कोई नहीं देखती है। ये तो कृपया भट्ट जी के कृपा से और आईजी साहब के मरतोलिया जी के कृपा से हम यहाँ तक जुड़े हैं। सोहनलाल है और मैंने बचपन से ढोल पे काम किया, तो मेरा जो जीवन का रास्ता है वो भुवनेश्वरी महिला आश्रम है, जिन्होंने हमें ये प्रेरणा का स्रोत दिया कि वहां पे एक वर्कशॉप हुआ किया कि ढोली रहेगा, ढोल बजेगा। तो वहां पे भी कई लोग बुद्धिजीवी आए, ढोल दमाओं के
बारे में कहने के लिए वहां पे एक ऐसा सम्मेलन हुआ, ढोली रहेगा, ढोल बजेगा। तो वहां पे हमारे डीआर पुरोहित जी आए, नेगी जी आए और अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग ढोली आए। तो वहां से मुझे ये हुआ कि ढोल पे काम करना चाहिए। तो हमने ढोल पे पहले केवल ढोल डमाव होता था, उनके बाद हमने वहां से जो हमने सीखा, तो हमने 4 लोग या 5 लोगों की ढोल डमाव मसक बीन नरसिंगा ये टीम तैयार की। तो ये काम आगे बढ़ा, काम सीधे सीधे व्यवसाय पे चला गया। चैनल वाले सभी देखने वालों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम दिनेश लाल है और मैं काश्तकला का काम करता हूँ। और ये काम मैंने सोच के तब किया था जब मैं होटल में था दुबई, और मैंने वहां पे देखा कि कोई टूरिस्ट गढ़वाल में आता था तो उसको हम चीड़ के पेड़ के छिंचलो होते हैं, फूल उसको देते थे। तो मेरे दिमाग में आया था कि कुछ नया करना है और उत्तराखंड संबंधित करना, जो अपनी संस्कृति से संबंधित हो। तो तब जाके मैंने ढोल डमा बनाए थे। और मैं सच मानो मैं किसी मंदिर संतों को अपने तरफ से कभी नहीं देता हूँ, क्योंकि अगर हम ऐसे देने लगे हम खाएंगे क्या। इसलिए हम विभाग मंगाता है या कार्यक्रम संयोजक होता है वो मंगाते हैं, और ये तो सौभाग्य कि वो हमारे हाथों से उनको दिलाते हैं। जी, मंत्री जी कह रहे थे कि ढोल दमाओं शहरों में बज रहे हैं, गांव में नहीं बज रहे हैं। इसका मुख्य कारण क्या है कि गांव में उनको वो सम्मान नहीं मिलता है। मुख्य बात क्या, सम्मान नहीं है। अब नीचे है तो बुफे में खाना खा रहे, सब कुछ करे, कोई पता नहीं, लेकिन यहाँ पे गांव में सम्मान नहीं मिलता है। रही जैसे उत्पादों की बात जो हम बनाते हैं, उसका क्या है कि बाजारीकरण नहीं है। उधर अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं के लिए संचालित केंद्र पोषित छात्रवृत्ति योजना में गड़बड़ी की केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा जताई गई आशंका सही साबित हुई है। 4 जिलों के 17 संस्थानों में 1058 अपात्र छात्रों को गलत तरीके से छात्रवृत्ति दी गई, और इस सिलसिले में जो है शासन को मिली जांच रिपोर्ट में ये भी पुष्टि हुई है कि लगभग 91 लाख रुपए की छात्रवृत्ति में गड़बड़ी की गई है। सचिव अल्पसंख्यक कल्याण धीरज गर्ब्याल के मुताबिक जांच रिपोर्ट का परीक्षण किया जा रहा है। जल्द ही संबंधित संस्थाओं के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराने के संबंध में आदेश जारी किए जाएंगे। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के निर्देश पे इसमें ऐसा नहीं कि केवल उत्तराखंड के में ही इसकी जांच हुई है। पूरे भारतवर्ष में जो छात्रवृत्तियां अल्पसंख्यक बच्चों के लिए बांटी गई हैं 2021-22 और 22-23 में, तो उसमें कुछ खामियां नजर आई थी। तो उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डायरेक्शन सारे स्टेट्स को दिया था कि इसमें एक वृहद रूप से जांच करा लें और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से जांच करा लें। तो उसमें हमने 13 जनपदों के जिलाधिकारियों से रिक्वेस्ट की थी कि आप इसमें डिटेल एक जांच करवा के सारे इंस्टीट्यूट अपनी रिपोर्ट हमें सबमिट करें। तो हमारे स्टेट में लगभग 92 इंस्टीट्यूट ऐसे थे जिनकी सूची हमें प्राप्त हुई थी। तो उसमें हम लोगों ने जब डिटेल इंस्पेक्शन हम लोगों ने कराया है, तो उसमें 92 इंस्टीट्यूट में से 17 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिसमें लगभग 1058 स्टूडेंटों के नाम पे छात्रवृत्ति प्राप्त की गई है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।